Hey guys, I'm Manish Paul and you are watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Lines and Angles Part 1. ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग विद ज्योमेट्री. ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ज्योमेट्री थोड़ा बहुत ट्रिकी है. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर तुमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, अगर यही मतलब दिस इज द बेसिक चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर में अगर बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज तुमने याद कर लिया और समझ में आ गया कि हाउ टू अप्लाई, तब नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स कोई दिक्कत नहीं होगा. देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक पहले तो फंडा क्लियर कर लेते हैं कि क्या है लाइंस, क्या है एंगल्स. ठीक है, तो टर्म्स में जाते हैं. उसके पहले देखो, चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स. तो पहले तो एक चीज बता दूं कि लाइन और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार अच्छे से देख लो. देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल तो पता होता है ना, जिसका 3 साइड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल. अभी साइड्स जो है, साइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, 3 साइड है तो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है AB. ये कौन सा साइड, ये साइड को रिप्रेजेंट करता है. AC मतलब दिस साइड, और ये क्या है, BC. ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड्स. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, साइड्स रिप्रेजेंट करने का. नेक्स्ट, एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, ये जो पॉइंट है A, B और C, ये A, B और C, ये तीन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस आर कॉल्ड द वर्टेक्स. ठीक है, या फिर पॉइंट्स भी बोल सकते हो या फिर वर्टेक्स इसको बोलते हैं. अच्छा, अभी एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, ये अगर एंगल है, एंगल कैसे फॉर्म होता है, अगर कोई भी चीज, मान लो ये एक बुक है, बुक का ये वाला पार्ट देखो, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एन एंगल. मतलब ये जो एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल. ठीक है, एंगल यहाँ से अगर देखोगे अच्छे से तो ये वाला एक एंगल है, ये वाला और एक एंगल है, और ये वाला और एक एंगल है. ठीक है, तो क्या क्या एंगल है, एक है तुम्हारा एंगल A, एक है एंगल B, एक है एंगल C. ठीक है, साइड्स को कभी कभार ऐसे ऊपर में एक ऐसा लाइन भी खींचा जाता है इंडिकेटिंग कि दिस आर साइड्स और लाइन. ठीक है, और देखो ये जो एंगल है, ये एंगल को और एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, रिप्रेजेंट मतलब उसको दिखाने का तरीका और एक है. देखो, ये जो एंगल A है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC. और क्या बोल सकते हैं, CAB. दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, ये है फुल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, जो एंगल तुम्हें चाहिए उसको मिडिल में रखना है. ठीक है, और बाकी का BAC, ये एंगल, CAB भी यही एंगल को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली एंगल जो B है, एंगल B, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ABC. मतलब जो एंगल है वो मिडिल में होना चाहिए, वो बात तुम दिमाग में बैठा लो. और क्या लिख सकते हैं, CBA, वो भी लिख सकते हैं CBA. ठीक है, और जो एंगल C है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ACB. और क्या लिख सकते हैं, ACB और BCA. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंगल्स. ठीक है, अभी तुम मुझे पूछोगे कि सर अगर ABC लिखने से हो जाता है तो इतना बड़ा बड़ा लिख के क्या फायदा. हाँ, मैं भी बोलूँगा हाँ मत करो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा पता है. देखो मैं बोलता हूँ, सपोज ये एक पार्ट है. ठीक है, इसको मैंने ऐसे काट दिया. सपोज ये था ABC और यहाँ पे ये D है. अभी देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर तुम एंगल B लिखोगे तब कौन सा पार्ट दिखाएगा. एंगल B कैन रिप्रेजेंट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर इट कैन रिप्रेजेंट दिस पार्ट, ये ग्रीन कलर का, या फिर इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर पार्ट.
तब तुम्हें दिक्कत होगा ना कि एंगल बी कौन सा चीज रिप्रेजेंट करता है। तब अगर तुमको रेड कलर का पार्ट दिखाना है तो इसका नाम क्या होगा फिर, एंगल डी बी सी। डी बी सी ये रेड कलर का पार्ट होगा। अगर तुमको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाना है तो उसका नाम क्या होगा, एंगल ए बी डी होगा। और अगर ये एंटायरली ब्लैक कलर का पार्ट दिखाना है तो क्या होगा, एंगल ए बी सी। ठीक है, तब यू कैन नॉट राइट एंगल बी, तब तुमको दिक्कत होगा या फिर टीचर को भी समझने में दिक्कत होगा कि व्हिच एंगल आर यू टॉकिंग अबाउट, द ग्रीन वन, द रेड वन और द ब्लैक वन। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ऐसे ट्राई टू प्रैक्टिस, मतलब हम लोग जब करेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला बहुत कम, मतलब जैसे अगर यहाँ पे एंगल बी लिखा तो ये बी कुछ दूसरा चीज रिप्रेजेंट नहीं करता बिकॉज देयर इज नो लाइन पासिंग थ्रू इट, राइट। तो तब क्या करोगे, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो एंगल बी करके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग इन दिस वे, ठीक है, फॉर आवर फ्यूचर पर्पस। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया एकदम बेसिक वाला बात, +7 वाला बात, शायद 7 8 वाला। अच्छा, अभी हम लोगों को 3 चीज जानना है। पहले तो तुम समझ लो, अच्छा ये वाला चीज बुक में नहीं है फिर भी मैं बोल देता हूँ। एक है तुम्हारा रे, एक है तुम्हारा लाइन, एक है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला चीज तो पहले क्लियर कर लो, फंडा। रे क्या है, तुम्हारा टॉर्च। अगर तुम टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है, टॉर्च का एक पॉइंट जहां से तुम्हारा टॉर्च स्टार्ट होता है, लाइट स्टार्ट होता है, और वो कितना डायरेक्शन में मूव करता है, ओनली वन डायरेक्शन में। तो रे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा जाएगा और सामने एक एरो होगा, दिस रिप्रेजेंट्स अ रे। ठीक है, व्हिच हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग, ये इनफाइनाइट समझाता है। ठीक है, और जो लाइन है वो लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, बोथ साइड, मतलब इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, दोनों तरफ ही एरो होगा, तो दैट रिप्रेजेंट्स लाइन। लाइन सेगमेंट, ये सेगमेंट का मतलब क्या है, इफ यू टेक ए पार्ट ऑफ द लाइन, यहां से अगर लाइन से अगर तुम एक छोटा सा टुकड़ा काट लोगे तो क्या होगा, वो ऐसा होगा जिसका स्टार्टिंग भी है एंडिंग भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम लोग जब सपोज अगर एक ये सपोज ऐसा है, ये एरो दे दिया और ये एरो नहीं है, तो रे कैसे समझाएंगे, सपोज ए बी, ऐसे अगर ऊपर एरो दे दिया तो ए बी इज अ रे, मतलब ए से स्टार्ट होता है और बी से खत्म होता है। और अगर BC है, BC ऐसे लिखा जहाँ पे नो स्टार्टिंग नो एंडिंग, मतलब देयर इज अ स्टार्टिंग देयर इज अ एंडिंग, तो उसको एक सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर एक ऐसा है कि लाइन है, यहाँ भी गया यहाँ भी गया, तो सपोज ए बी अगर इसको पॉइंट लेते हैं, ये 2 पॉइंट ले लिया, तो क्या होगा, ए बी रे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तीनों बात समझ में आ गया। ठीक है, अभी आते हैं जो बुक का टर्म है, ये वाला पार्ट उठा लेना पॉज करके। ठीक है, अभी देखो जो बुक का बारे में बुक में है वो उसमें आता है। तुमको जानना है पहले तो कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर लाइन या फिर पॉइंट्स, पॉइंट्स ही बोलो। कोलिनियर मतलब क्या है, देखो अगर a number of point lying on the same line, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज तुम अगर मान लो 3 पॉइंट है, 1 2 और ये 3 रेड कलर का डॉट देख रहे हो, अगर इसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने से वो स्ट्रेट लाइन में आता है, देखो अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, कनेक्ट किया, तो एक लाइन में आया कि नहीं, अगर आता है देन such kinds of points are called collinear points। तो collinear points का definition क्या लिखोगे, if the points lying on the same line, if the points lying on the same line, on the same line, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। देखो ये सब चीज रटने का नहीं है, ये सब चीज कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, और अभी बोलो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो समझ में आ ही गया होगा। अगर 2 पॉइंट्स ऐसा है,
ठीक है, ये 3 नंबर पॉइंट ऐसा है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये छूट जाएगा, अगर ये दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये छूट जाएगा, और ये दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये छूट जाएगा, मतलब तीनों कभी एक ही लाइन में आ नहीं सकता है। सो सच काइंड्स ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या लिखोगे? इफ द पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, not on the same line, then these are called non-collinear points। ठीक है, अभी तुमको क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड, सर इज इट नेसेसरी कि 3 पॉइंट्स ही होगा, 4 पॉइंट नहीं होगा? हो सकता है, मिनिमम 3 पॉइंट लेना, मिनिमम 3 पॉइंट्स। देखो अगर तुम्हारे पास 2 ही पॉइंट है तो उसको ज्वाइन करने से कोलिनियर आएगा, कैसे समझ में आएगा कि कोलिनियर है कि नहीं? थर्ड, इट इज द थर्ड पॉइंट दैट डिसाइड्स ना, ये पॉइंट यहाँ पे है या एक लाइन में है, वो थर्ड पॉइंट डिसाइड करेगा कि तीनों एक लाइन में है कि नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट ही डिसाइड करेगा, मतलब यू हैव टू टेक मोर देन 3 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स, 3 से ले सकते हो, तो इसलिए मैंने 3 से दिखाया। ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन, बट इट शुड बी मोर देन 2। ठीक है, तो अगर सब पॉइंट एक ही लाइन में रहा तो कोलिनियर, अगर कोई भी एक पॉइंट छूट गया वो लाइन में नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? ओके, अभी आते हैं देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स में। उसके पहले मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक है गुड न्यूज़, एक है बैड न्यूज़। क्या चाहिए पहले बोलो? पहले गुड न्यूज़ बताओ। अच्छा, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि तुम पूछोगे सर इसके पहले वाला एक चैप्टर था वो क्या क्यों नहीं कराया? पोस्टुलेट्स क्या था? यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स कुछ पोस्टुलेट्स था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, वो चैप्टर लकीली तुम लोगों का सीबीएसई ने खत्म, डिलीट कर दिया चैप्टर। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू यू, एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और खराब बात, बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि ये चैप्टर पूरा आएगा, व्हिच इज नॉट ए बैड न्यूज़, आना ही था, लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा डिलीशन किया है, लेकिन ये कंप्लीट है। ठीक है, नो डिलीशन, मैंने देखा अभी। सो अच्छा ही हुआ। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स अभी समझ में आया आगे। सपोज मैं अगर मेरे यहाँ पे इस साइड पे एक दरवाजा है, ये अगर यहाँ से खोलूंगा दरवाजा, तो दरवाजा का जो अभी पोजीशन है उसके साथ उसका आर्म कितना तक मूव हुआ उसको बोलते हैं हम लोग एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट इज योर एक्यूट एंगल। देखो नंबर 1 या फिर नंबर ए इज योर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसका ऐसा मत समझना एक्यूट एंगल, इट्स नॉट क्यूट एंगल, ओके, इट्स एक्यूट एंगल, एक साथ ही बोलना। ठीक है, सो एक्यूट एंगल क्या है? अगर ये अगर हम लोग का पोजीशन है, सपोज ऐसा मानो कि दो लाइन ऐसा है। ठीक है, इन दोनों लाइन में से अगर ये ऐसा मुंह खुला, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये अगर 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होने से बोलते हैं, अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये अगर सपोज ऐसा है तो ये इसको अगर मान लो थीटा या फिर एक्स मान लो। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब द एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन कितना होगा? 90 डिग्री, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या? एक्यूट एंगल। नंबर बी इज योर राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल तो पता ही है, अगर ये दोनों का लाइन बराबर 90 डिग्री में रहा तो उसको बोलेंगे क्या? राइट एंगल। तो ये और ये तुम लोग स्केल से बनाना अच्छे से डायग्राम करके। बाय द वे मुझे रिंगिंग का डायग्राम वगैरह और सिस्टी का अच्छा लगा, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो वो वैसा ही करना। आई लाइक द, मतलब थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करो तो अच्छा लगता है देखने में। राइट एंगल्स मतलब क्या बोला अभी? 90 डिग्री होने से उसको राइट एंगल, मतलब 90 से पहले तक 89 डिग्री तक बोलेंगे क्या? एक्यूट एंगल है। लेकिन 90 डिग्री स्ट्रेट 90 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं, उसको बोलेंगे 90 डिग्री राइट एंगल। मतलब इफ x = 90 डिग्री देन उसको बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, अभी अगर 90 से ज़्यादा आ गया, ये 90 था, अभी अगर 90 से थोड़ा ज़्यादा आ गया लेकिन 180 से कम, ये स्ट्रेट लाइन अगर होता है उसको 180 बोलते हैं, उससे अगर कम, इतना इतना इतना, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो नंबर सी इज योर ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा कैसा होगा वो, ये अगर ये है, ये ऐसा है 90 से ज़्यादा है, अगर इसको मान लिया x है, ठीक है, ये अगर x है तो x 180 से छोटा होगा, इट शुड बी लेस देन 180 बट इट शुड बी मोर देन 90, ठीक है। अच्छा, एंगल को डिग्री से मेजर करते पता है ना, प्रोटेक्टर तो देखा ही होगा, हाँ ठीक। नंबर डी इज योर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी अगर ये एंगल पूरा ही ऐसा है, ये ऐसा था इनिशियली 0 डिग्री में, 0 डिग्री इसको बोलते हैं, इसको दो पैरेलल लाइन को 0 डिग्री बोल सकते हैं बिकॉज़ देयर इज नो एंगल बिटवीन देम। अगर ये एंटी पैरेलल है, ऐसा है, एक लाइन ये इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, तो दोनों के मिडिल में जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। वो क्या होगा, ऐसा, अगर ये दिखाओ दो कलर से तो इजी होगा, यहाँ से ये है और ये पूरा ऐसे 180 डिग्री में घूम गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। तो इफ x का वैल्यू इज 180 डिग्री तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अच्छा, सी बी ई में देखो, अभी ई में नेक्स्ट है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। अगर वो 180 डिग्री से बड़ा है, ऐसा है ना, ये था 290 डिग्री, ये था एक्यूट एंगल, फिर 90 डिग्री, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर 180 डिग्री। अगर 180 से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया नीचे, तो ये इतना 180 तक, इतना तक 180 था, तो इससे अगर ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा है, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा, ऐसा, ठीक है। कौन सा वाला, ये नीचे वाला मत दिखाना, ये वाला, इट इज मोर देन 180, ऐसा अगर 180 था उससे ज्यादा है तो क्या होगा, द x, अगर इसको x ले लेते हो, x शुड बी लेस देन 360, क्योंकि अगर पूरा घूम गया तो 360 डिग्री होगा, लेकिन इट शुड बी मोर देन 180। तो बिटवीन 180 और 360 के बीच में अगर होता है तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? अच्छा, और एक चीज बोल देता हूँ यहाँ पे ही कि अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये भी और एक टाइप है, इसके नीचे ही लिखना और एक नोट देके ऐसे स्टार मार के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, अगर दो एंगल का साम याद रखना, दो एंगल का साम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एंगल्स होगा फिर दो मिला के क्या लिखेंगे, if the sum of two angles, ठीक है, are 90 डिग्री तो उसको बोलेंगे then they are said to be complementary angle, ठीक है। तो मान लो ऐसा है, ये एक एंगल है से 30 डिग्री और एक एंगल है सपोज ऐसा टाइप का, ये है मान लो नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे मान लो और एक 60 डिग्री है सपोज, ये तो 30 और 60 मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और एक स्टार मार्क लिख के लिखो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, if the sum of two angle is 180 डिग्री, दो एंगल का सम 90 होने से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और दो एंगल का सम अगर 180 हुआ तो उसको बोलेंगे, उन दोनों एंगल को बोलेंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। मतलब अगर ऐसा ये लिख लेना इसका डेफिनेशन, if the sum of, क्या लिखा मैंने, if the two angles are, if the sum of two angles, if the sum of two angles are 190 degree, यहाँ पे लिखोगे if the sum of two angles are 180 degree then they are called supplementary angles, ठीक है। तो मान लो एक है तुम्हारा 60 डिग्री और एक है तुम्हारा ऐसे 120 डिग्री,
तो 60 और 120 अगर ऐड करोगे तो कितना होगा 180 डिग्री, मतलब 60 और 120 एंगल क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ में आया था इतना तक? तो पॉज द वीडियो टू देखो, हम लोगों का और कुछ एंगल्स के बारे में जानना है। फर्स्ट इज योर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। अभी एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट मतलब क्या है? एडजेसेंट मतलब क्या है? नेबर, एकदम बगल वाला, उसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट ना। तो देखो, दो एंगल अगर ऐसा है कि सपोज ये एक एंगल था और उसके बाजू में और एक एंगल है। ठीक है, ये एक एंगल है, ये और एक एंगल है। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। सपोज ये ए बी सी है और ये डी है मान लो। तो एंगल 1 और एंगल 2 को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इफ दे हैव ए कॉमन आर्म बिटवीन देम, ये एक आर्म है, मतलब ये दो एंगल, दो और एक आर्म है, और जो एंगल मतलब दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कब बोलोगे? इफ दे शेयर वन आर्म, अगर इसमें से एक ही आर्म दोनों ने शेयर किया है तो उसको बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अगर पूछे कि नेम द एडजेसेंट एंगल, क्या क्या होगा यहाँ पे? एंगल ए बी डी, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एंगल बी डी सी, DBC, sorry, DBC, these two are what? Adjacent angles. ठीक है, these two are adjacent angles. अगर पूछे कि ये मैं बोल रहा हूँ एंगल ABD एंड एंगल ABC, ये दोनों होगा क्या एडजेसेंट एंगल? बोलो। ABD मतलब ये एंगल रिप्रेजेंट करता है ये एंगल, और ABC मतलब ये पूरा, ये दोनों क्या बगल में है क्या? नहीं है ना, तो इन दोनों का क्या लिखेंगे? नो, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अगर मानो मैं ऐसे लिया एंगल DBC एंड एंगल ABC, तब भी होगा क्या? DBC मतलब ये वाला और ABC मतलब ये पूरा, तो 2 के साथ ये पूरा एडजेसेंट होगा क्या? नहीं होगा, सो दे आर नॉट एडजेसेंट। समझ में आया? एडजेसेंट मतलब दोनों एक ही आर्म शेयर करेगा, तभी उसको बोलेंगे बगल वाला, मतलब जो होगा वही बोलेंगे उसको एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अच्छा अभी लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर समझ में आता है कि नहीं तुमको? मतलब तुम एडजेसेंट एंगल होने से क्या है, ये टोटल जो एंगल है ABC, एंगल ABC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल ABD प्लस एंगल DBC बोल सकते हैं कि नहीं? देखो ABC मतलब ये पूरा, इसको ये बड़ा वाला पार्ट को, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा को प्लस करने से मिला ना हम लोगों को, तो एंगल 1 मतलब क्या है? एंगल ABD प्लस ये एंगल 2 मतलब एंगल DBC, तो ये बोल सकते हैं ना एडजेसेंट एंगल होने से ये पॉसिबल है, दिस इज ट्रू होगा फिर। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर देखो, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दूंगा कि why they are equal because of linear pair। अभी लीनियर पेयर क्या है तुमको यहाँ से, मतलब यहाँ से सारा नॉलेज लाना है तुमको। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सबको तुमको एकदम ध्यान से दिमाग में रखना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इसको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है ना, तो देखो लीनियर पेयर क्या है, अगर मान लो ऐसा है, यहाँ से ये और एक रे है सपोज, तो ये एंगल और ये एंगल मतलब दो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा कि नहीं? अगर मान लो ये AB है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है सपोज। अभी एंगल ये जो है सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? ये दिखाई दे रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री होगा स्ट्रेट एंगल। दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो हम लोग उसको, इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। पेयर मतलब दो होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर आता है या फिर लिखना है तो वो क्या लिखोगे? इफ द सम ऑफ two adjacent
angle is 180 degree, then they are said to be linear pair. समझ में आया कि नहीं बोलो? दो एंगल का सम कितना है 180। कौन सा टाइप का एंगल? एडजेसेंट एंगल। अभी ऐसे नहीं होगा दो अलग अलग एंगल को लेने से। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री दिया अलग से, यहाँ पे बनाया 120 डिग्री, फिर भी दोनों का सम 180 होगा, बट दे आर नॉट एडजेसेंट, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट लीनियर पेयर। मतलब तुम सीधा बात है, अगर एक स्ट्रेट लाइन रहा, देखो एकदम सिंपल से बोलता हूँ, एक अगर स्ट्रेट लाइन रहा, इसमें से ये अगर लाइन है तो ये भी इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये और एक स्ट्रेट लाइन है उसमें से ऐसा एंगल है तब भी इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है ना? तो देखना कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कोई एक जगह, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने से क्या होगा, वो लीनियर पेयर बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। तो ये अगर 180 डिग्री है इन दोनों का सम, तब बोल सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मान लो क्या है, अभी दो लाइन है, लाइन सेगमेंट में दो लाइन है, सपोज यहाँ पे एक लाइन है ऐसे गया, ठीक है, और एक रेड कलर का लाइन सपोज ऐसे पास किया, ठीक है। तो दो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट सपोज O है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल जो होगा, ये और ये, तुम अगर मेजर करके देखते हो तो दोनों का एंगल सेम आएगा, ठीक है। और अगर ये ग्रीन वाला एंगल देखा, यहाँ पे दो ऐसे मार्क किया इंडिकेटिंग सेकंड, और यहाँ पे दो मार्क किया, तो ये जो एंगल है, सपोज ये है ए बी और यहाँ पे है सी डी, तो ए बी और सी डी ने इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, तो जो एंगल फॉर्म हुआ उन दोनों को वर्टिकली एंगल बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। मतलब कौन सा होगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और सी ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों मिलके होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और ये दोनों रेड कलर का और ग्रीन कलर का भी दोनों है, ए ओ सी एंड डी ओ बी, ये दोनों मिलके भी कितना होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही बोलेंगे इसको, ठीक है। और याद रखना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, मतलब ये दोनों का मेजरमेंट सेम आएगा, एंगल इन दोनों का भी सेम आएगा। समझ में आया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? अच्छे से ड्राइंग करके कॉपी में लिखना तो इजी होगा तुम लोगों के लिए। अभी देखो दो चीज है, वन इज योर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, अगर दो लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों अगर कोई पॉइंट पे मीट किया है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल बना, पैरेलल मतलब ये और ये, दोनों का डिस्टेंस जहां पे भी तुम मेजर करोगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। सच लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। कैसे? तुम्हारा मान लो, सपोज यहाँ पे मैंने एक स्केल लिया है, स्केल का ये लाइन और ये नीचे वाला पार्ट कभी इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे? नहीं करेगा। तो सच लाइंस आर कॉल्ड व्हाट, पैरेलल लाइन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अभी इस नॉलेज के ऊपर मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि एक लाइन ऐसा है, ठीक है, और एक लाइन ऐसा है, तो ये क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा या नॉन इंटरसेक्टिंग आएगा? तो तुम क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ यू विल से नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये मीट नहीं कर रहा है। लेकिन योर आंसर इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज इट इज लाइन ना, इट कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन, इसलिए तो एरो दिया। तो इसको अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड करूं, इसको अगर इस तरफ एक्सटेंड करूं, तो दे विल मीट एट वन पॉइंट, राइट? ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, बट दे विल मीट डेफिनेटली। तो सच लाइंस विल बी आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन,
ठीक है। लाइन, अगर दो लाइन है कहीं कहीं पे भी, तो वो आइदर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर आल्सो नोन एज व्हाट, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल मतलब जो कभी मीट नहीं करेगा, पैरेलल लाइंस, और देयर डिस्टेंस विल बी ऑलवेज सेम। यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ पे बड़ा है डिस्टेंस और यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस कम है, मतलब कहीं पे जाके मीट करेगा वो, ठीक है। समझ में आया था? ओके, दो एक्सियम पढ़ेंगे। एक्सियम अभी क्या है, देखो तुम लोगों का दो चीज है, एक है एक्सियम, एक है तुम्हारा थ्योरम। नाउ थ्योरम इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रूव, राइट। देखो सुना ही होगा शायद पहले कि थ्योरम को प्रूव करना आता है एग्जाम में। तो theorem is something that you need to prove, but how will you prove those theorems? Using these axioms. Axioms are some statement which is already proven. You don't have to prove those. ठीक है? ये एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट ऑब्टेन किया है, उसको तुम्हें सिर्फ जानना है, समझना है। और जब हम लोग थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको यही सब एक्सियोम्स अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो आज एक्सियोम्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि ये दोनों एक्सियोम्स, और जितना तक आज पढ़ाया वो सिर्फ अच्छे से दिमाग पे मतलब रख लेना, ठीक है। कोई होमवर्क कुछ नहीं है आज के लिए, तुम लोगों का सिर्फ जानना है और ये सब नोट डाउन करके मुझे भेजना है, ठीक है। सो देखो एक्सियम क्या है। एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम, इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देखो अगर ये एक लाइन है, सपोज इफ दिस इज अ लाइन एंड द रे इज स्टैंडिंग ऑन इट। रे मतलब क्या है, ऐसा, ठीक है। तो ये रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट ये। तो दोनों द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन सा फॉर्म करेगा, ये और ये। तो इन दोनों का जो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट एक्सियम, इसको याद रखना है। मतलब अभी अगर मान लो ये A B है, ये C है और ये D है, तो इफ CD, इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो, इफ CD रे stands on AB line, ठीक है, देन उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एंगल ACD प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया? यही है पहला एक्सियम कि अगर रे स्टैंड्स के ऊपर, एक रे अगर एक लाइन के ऊपर स्टैंड करता है तो दोनों जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? सिर्फ यही लिख के ये डायग्राम से ये नोट डाउन कर लो, समझ में आ जाएगा। अभी आता है एक्सियम 6.2 के ऊपर। व्हाट इज दैट? If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle forms a line. मतलब इसका देखो पूरा कन्वर्स, इसको बोलते हैं कन्वर्स। मतलब ये देखो एक एक्सियम या फिर थ्योरम में दो पार्ट होगा, एक होगा गिवन पार्ट, एक होगा रिजल्ट पार्ट। मतलब एक गिवन कंडीशन है, एक तुमको निकालना है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है कि रे लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और तुम्हारा कंक्लूजन क्या है कि दोनों का सम 180 है। और एक्सियम 2 में क्या किया, सिर्फ रिवर्स ही किया। रिवर्स मतलब रिवर्स से बोलते हैं उसको, कन्वर्स बोलते हैं। क्या हुआ कि दे दिया ये कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, ये पार्ट इज गिवन, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड कि वो रे मतलब वो जो लाइन है, रे है, वो लाइन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो इसमें से अभी देखो क्या सेम चीज बोला कि दो एडजेसेंट एंगल्स है, these two are the adjacent angles। अभी इन दोनों का सम क्या है, 180। मतलब A B C और ये D लिखा, तो एंगल ABB प्लस एंगल BBC, इन दोनों का सम कितना है, 180। ये क्या है, तुम्हारा गिवन पार्ट है। गिवन अगर ये होता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म मतलब ये तो कॉमन आर्म हो गया क्योंकि ये दोनों में ही है, दोनों एंगल में ही ये आर्म कॉमन है। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों क्या करेगा, दिस फॉर्म से लाइन, मतलब ये एक लाइन कहलाएगा। देन रिजल्ट क्या होगा, AC इज अ लाइन। समझ में आया? ये सिर्फ उल्टा बोला कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 कैसे भी करके दिखा दिया
तो बोल सकते हो कि ये लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा? द नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब ये तो BD तो एक कॉमन आर्म है दोनों में से, ये है नॉन कॉमन आर्म AB और DC, तो ये जो ABC है या फिर AC है वो एक लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आया? देखो आज उतना मैंने नहीं करा है क्रिटिकल पार्ट, जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ये है जियोमेट्री है, इसलिए मैंने धीरे धीरे करके समझाया। आगे जब करेंगे, आज तो न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं किया है, तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स से पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। कैसे करोगे? यहाँ पे एक गोलू बटन दे दूंगा, वो प्रेस कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।